Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Dipen Singh and you are watching Accounts Basics. Today we are going to continue our previous chapter with part 3. In previous video, we discussed three basic terms: liability, asset and receipt. In this video, we are completed this chapter. Okay, so let's start. Expenditure. Expenditure क्या होता है? Okay, so एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का कैश देना या फिर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या संपत्ति को इधर एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर करना और इनकरिंग अ लायबिलिटी या और लायबिलिटी को उठाना फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, किस पर्पज से? एसेट को प्राप्त करने के लिए। गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट के लिए, गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ। एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि हम लोग एसेट, गुड्स और सर्विस को प्राप्त लेने के लिए किसी भी प्रकार का कैश डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लायबिलिटी को हम लोग उठाते हैं, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल की बात करते हैं हम लोग। Capital expenditure: any expenditure which is incurred during purchase of fixed asset and amount spent. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम लोग उठाते हैं, कब? ड्यूरिंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के टाइम हम लोग कोई भी खर्चा उठाते हैं, उसको हम लोग और हम लोग जो अमाउंट स्पेंड करते हैं खरीदने के लिए, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड ह्यूज अमाउंट। ये इस टाइप के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और इनका जो अमाउंट होता है वो बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं एनी एक्सपेंडिचर वर फुल बेनिफिट इज रिसीव ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हम लोग उठा लेते हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही हम लोग जिस एक्सपेंडिचर का हम लोग बेनिफिट उठा लेते हैं उससे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और एग्जांपल में जैसे सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, ये एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो हम लोग शॉर्ट टर्म में ही खत्म कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिक्टिशियस एसेट और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको एसेट में पिछली वीडियो में बताया था भी था कि एक एसेट अभी बाकी है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें उस पे ये एग्जांपल जो हम लोग लेंगे इस पे ये बैठेगा सही से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो fictitious assets are those assets which are neither tangible और intangible। fictitious assets वो assets होते हैं जो कि neither टेंजिबल और नॉट इंटेंजिबल, जिसको हम लोग ना ही मतलब ऐसे एसेट होते हैं जो, कहने का मतलब है उस टाइप के एसेट हो जो ना ही छू सकते हैं, मतलब ना ही दिखाई देते हैं। ठीक है, इस टाइप के एसेट है। दे आर लॉसेस, ये एक लॉसेस है। फिक्टिशियस एसेट जो है एक प्रकार के लॉसेस है। नॉट येट, जो कि नहीं लिखे जाते हैं, रिटर्न ऑफ, जो कि नहीं लिखे जाते हैं इन द ईयर के अंदर, इन विच दे आर इनकर्ड। ये ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही होते हैं, इनकट कर लेते हैं, उठेते हैं और हम लोग नहीं लिखते हैं। बट लेकिन इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये आप ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर हो गया। एक सेकंड,
माउस से सही से बन नहीं पाता है स्टूडेंट्स, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इनका मैं अमाउंट मान लेता हूँ कि हर एक का अमाउंट 1 करोड़ है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कोई एडवर्टीजमेंट कराना होता है किसी के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी का किसी से एडवर्टीजमेंट कराया, तब हम लोग क्या होते हैं, उसका जो अमाउंट होता है वो एक साथ तो देते नहीं है, क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट कराया तो हर साल चलता रहता है। तो ये मान लीजिए 1 साल ये एडवर्टीजमेंट चला हमारा, ठीक है। 1 साल हमारा एडवर्टीजमेंट चला तो हम लोगों ने इसका अमाउंट रिटर्न ऑफ कर लिया। अब मान लीजिए हमें 5 साल तक, जैसे 1 2 3 4 4 साल है, ये पांचवा भी मान लीजिए तक, ठीक है। 5 साल तक हमें ये एडवर्टीजमेंट चलाना है, ठीक है। तो 1 साल हो गया, अब 1 साल का तो हमने अमाउंट लिख लिया कि 1 करोड़ हमें देना है, हर एक में 1 करोड़ है, ठीक है, हर एक में। तो हमारा भी जो 4 करोड़ है वो बाकी है अमाउंट, ठीक है। तो जो होगा, जो हम लोगों ने स्पेंड दे दिया है, हम लोग सिर्फ उसी को लिखेंगे, अमाउंट रिटर्न ऑफ, जो हम लोगों ने दे दिया है। और जो बाकी के 4 साल अभी बाकी है, उसका अमाउंट हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये है फिक्टिशियस एसेट्स और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये इसलिए समझाएगा, बाकी ये डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, जिसमें कि आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है ये, मतलब 5 साल के लिए आपने किसी एडवर्टीजमेंट को करा, जिनमें से आपने 1 साल का एडवर्टीजमेंट का आपने दे दिया, बाकी के 4 साल का है, तो जिस साल का आपने कर दिया है उसका अमाउंट हम लोग लिखते हैं, बाकी का अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो ये है फिक्टिशियस एसेट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंस। एक्सपेंस तो जानते हैं, खर्चा, सिंपल सा है। तो इट इज द अमाउंट विच हैज एक्सपायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये एक ऐसे अमाउंट होते हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैश पेमेंट है, सैलरीज, वेजेस, रेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स। सबसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने फोन खरीदा है, ठीक है। अभी मैं आपसे किसी लिए क्वेश्चन आपको करता हूँ। आपने फोन खरीदा, तो आपके लिए क्या होगा ये एक्सपेंस, क्या होगा, मतलब जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। इसमें कौन सी जो टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी जितनी भी, उसमें क्या आएगा। कह रहे होंगे कि हम लोगों ने फोन खरीदा है, एक्सपेंस हो गया, नहीं, एक्सपेंस नहीं होगा वो। क्यों? आपने फोन खरीदा, अब आप उसे अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही उसको सेल कर दोगे क्या? आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया, आप उसको 3 4 साल चलाते हो, तो वो तो आपका एक्सपेंस तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने उसको खरीदा, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप यूज कर रहे हो। तो फिर एक्सपेंस किस में आ जाएगा? आप उसी फोन में आप रिचार्ज कराते हो 3 महीने का। आपका जियो का सिम है, मान लीजिए आपने उस पर 3 महीने का रिचार्ज कराया, जो भी आपका करंट प्लान चल रहा, आपने उसको 3 महीने के अंदर उसका यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। आपको फिर से रिचार्ज कराना होगा। तो वो होते हैं एक्सपेंस जो कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हो जाए। एसेट और एक्सपेंस में आपको बहुत ध्यान देना होगा। वहीं आप कोई भी वेसिकल आप खरीदते हो, मोटर वेसिकल, कार, बाइक, तो वो आप समझो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा, तो हमारा एसेट होगा, ठीक है। और वहीं आप उसमें फ्यूल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा एक्सपेंस और एसेट के बीच में। इसके बाद 2 टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक प्रीपेड होता है, एक आउटस्टैंडिंग होता है। बहुत सिंपल है, प्रीपेड की बात करते हैं हम लोग। इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड गेट देयर बेनिफिट आफ्टर, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी भी शॉप में जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप फर्नीचर खरीदने के लिए गए, आपको कोई भी एक फर्नीचर, आपको सोफा पसंद आ गया, आपने उसकी पेमेंट पहले कर दी, आपको लेकिन अभी खरीदना नहीं है, आपको आप खरीदना है 4 5 महीने बाद, लेकिन आप अभी देख रहे हो, आपको पसंद आ गया, अब आपने उसकी एडवांस पेमेंट्स कर दी है ताकि कोई से लेना जा सके, ठीक है। तो वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जिनमें आप पहले से ही आप पेमेंट कर देते हो और उसका जो बेनिफिट है वो बाद में उठाते हो, ठीक है। आप गए, आपने सोफा आपको पसंद आ गया, आपने उसके लिए एडवांस दे दिया, कहते नहीं कि आप हमें इतना एडवांस दे दीजिए, लेकिन बाद में आप उसका बेनिफिट उतार रहे हो, बाद में आप वो अपने घर पे ला रहे हो, बाद में उसका आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो इस टाइप के होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, जिनमें
आप पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आप बाद में उठाते हैं। ठीक है। सेकंड है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस व्हेन वी टेक देयर बेनिफिट बट नॉट पेड फॉर दैम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होते हैं जिनका हम लोग जो बेनिफिट है वो तो उठा लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, लेकिन उसके लिए भी हम लोग पे नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप में गए, ठीक है, आपने सामान खरीदा जो डेली यूज के बेसिस पे होता है, आपने खरीद तो लिया क्रेडिट पे, ठीक है, बट आपने उसके लिए पेड नहीं करा अभी तक, आपने उसको पे नहीं करा, आपने ऐसे उधार लिया है, तो आपको पैसे देने ना, आपके ऊपर एक लायबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग आपको पैसे देने हैं। तो ये होता है जिनका आप बेनिफिट पहले उठा लो, पेमेंट बाद में करो। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में आप फीस देते हो, सबसे पहले क्या होता है, जो फीस होती है वो मंथ के लास्ट में ज्यादातर डिपॉजिट करी जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप पहले पढ़ रहे हो तो टीचर अपना आपको पढ़ा रहा है, आपने स्कूल का बेनिफिट ले लिया, अब आप उसकी पेमेंट बाद में करोगे, मंथ के लास्ट में आप करोगे उसकी पेमेंट। तो ये होते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको ये समझ में बताया हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग वो होते हैं जिनका आप बेनिफिट पहले उठा लो और उसकी पेमेंट आप बाद में करो। ओके, तो ये है आपके प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड जो है वो करंट एसेट है, एसेट आती है, लॉन्ग टर्म के लिए बताया था जैसे मैंने, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी, क्योंकि ये हमें पैसे किसी को देने होते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जांपल बताया था, शॉप पर आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, इस वजह से लायबिलिटी का पार्ट। सेकंड आता है हमारा डिस्काउंट, बहुत ही अच्छा है। ये एनी है, वाई है, पर मिस्टेक हो गया। एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन पेमेंट with the motive to get the payment earlier or to increase sales, it is called cash discount। किसी भी टाइप का कंसेशन पेमेंट में, किस मोटिव से? टू गेट द पेमेंट अर्लियर, पेमेंट जल्दी से करा ली जाए, और टू इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाने के लिए, उससे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। When we promote someone for making early payment by giving them some discount, then this is called cash discount। कैश डिस्काउंट वो होता है जब हम लोग किसी को प्रमोट या उत्सुक करते हैं कि आप जल्दी से हमें पेमेंट कर दीजिए, आपको हम इस पे डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, अब आपको अर्जेंट पैसे, उसने कहा कि मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन आपको क्या हुआ कि आपको अर्जेंट जरूरत पड़ गया, आप अपने फ्रेंड से बात चाहते हो, बोलते हो भाई मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरे पैसे दे दो। कहेगा भाई मैंने तो 1 महीने बाद बोला था। तो फिर आप अपना दिमाग लगाओ तो कहते हैं ठीक है, अगर तू मुझे अभी पेमेंट कर देता है तो तू मुझे 1,000 कम देना। ठीक है। तो आप उसको क्या करो, पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए उकसा रहे हो, मतलब प्रमोट कर रहे हो कि मुझे जल्दी पेमेंट कर ले तो तेरा बेनिफिट होगा। तो क्या सोचेगा कि यार 1,000 कम देना पड़ेगा, तो वो आपको 9,000 पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो ये होते हैं कैश डिस्काउंट। आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा 25% ऑफ, तो ये सब क्या होती है, सेल्स की वजह से करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन वी परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटीज, देन द सेलर गिव्स सम डिस्काउंट टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ बिजनेस, इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होते हैं जब हम लोग कोई भी चीज बल्क क्वांटिटीज में खरीदते हैं, ठीक है, देन जो सेलर होता है वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है ताकि उसकी जो सेल्स हैं बिजनेस की वो इंक्रीज हो जाए। ये होलसेलर के पार्ट में भी आ जाते हैं। होलसेलर क्या होते हैं कि बिजनेस से अपने गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो बिजनेस क्या होती है, उनको सब डिस्काउंट देखिए ताकि जो होलसेलर है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में इनसे गुड्स खरीद ले, उनका जो बिजनेस की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये डिस्काउंट का पार्ट है। इसके बाद आते हैं डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स क्या होते हैं जानते हैं। डेटर्स, डेटर इज द पर्सन हु रिसीव अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनी वर्ड्स। डेटर्स वो होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि बेनिफिट को उठा लेते हैं विदाउट गिविंग मनी और मनी वर्ड्स इमीडिएटली, जो कि बेनिफिट पहले उठा लेते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं लेकिन मनी नहीं देते हैं, विदाउट गिविंग मनी, बट लाइबल टू पे इन फ्यूचर, बट उनको जो पेमेंट है वो फ्यूचर में देते हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं?
क्रेडिटर्स इज द पर्सन हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी। जस्ट अपोजिट, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि आपको बेनिफिट देते हैं विदाउट रिसीविंग मनी, मनी लिए बिना। ठीक है, इमिडिएटली, तुरंत मनी नहीं लेते हैं, बट टू क्लेम इन फ्यूचर, बट वो आपसे पैसे फ्यूचर में ले सकते हैं। डेटर्स में क्या है? डेटर्स जो होता है बिना पैसे दिए पहले ही बेनिफिट रिसीव कर लेता है। क्रेडिटर्स का होता है बिना पैसे लिए आपको पहले ही बेनिफिट दे देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि आगे जो हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल। ठीक है, अब हम लोगों का प्रैक्टिकल का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो जर्नल का होने वाला है। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, एक बार आप इनको दोबारा देखिएगा और जो आपकी बुक्स में है उनको एक बार समझिएगा, ताकि आपको जो जर्नल है वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर आपको जर्नल अच्छे से नहीं आएगी तो आप आगे के चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जितने भी मैंने टर्म्स बताए वो आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।